वेलकम बैक टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मैकेनिक्स के एक महत्वपूर्ण पार्ट की स्टडी करेंगे। आज हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, यहाँ रिवीजन क्लास के हिसाब से चीज़ों को जल्दी जल्दी देखेंगे। स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। बच्चों, वर्क, पावर, एनर्जी में सबसे पहला टर्म जो वर्क है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वर्क क्या है। बच्चों, वर्क एक तरह की एनर्जी है। वर्क एक तरह की एनर्जी है, तो कौन सी स्पेशलाइज्ड एनर्जी ये हो गई जिसको हमने वर्क का नाम दे दिया। बच्चों, यहाँ पर वर्क एक ऐसी एनर्जी है, सपोज करिए किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस करें। तो जब फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है बच्चों, तो इनफैक्ट जो भी एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स लगाता है वो बॉडी को एनर्जी देता है और बॉडी एनर्जी लेता है। किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने की प्रक्रिया में किसी फोर्स के द्वारा जितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है बच्चों, उसी ट्रांसफर्ड एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं वर्क डन। केवल वर्क या वर्क डन का नाम देते हैं। फिर से सुन लीजिए बच्चों, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसी प्रक्रिया में, ऐसे केस में फोर्स के द्वारा जितनी एनर्जी का ट्रांसफ़र कराया जाता है उसी एनर्जी को हम वर्क डन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों वर्क डन के यूनिट के बारे में अगर बात करें तो वर्क डन के यूनिट के बारे में बच्चों बस वही यूनिट वर्क डन का होगा जो एनर्जी का होता, बिकॉज वर्क डन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी के यूनिट के बारे में तो आपको याद ही है, यहाँ एनर्जी का यूनिट हमारे पास होता है जूल। तो यहाँ के अंदर जूल हो गया वर्क का यूनिट, कैलोरी होता है एनर्जी का यूनिट। तो यहाँ पर जूल कैलोरी भी यहाँ पर वर्क डन का भी यूनिट हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क डन के लिए भी यूनिट हो गया। अर्ग सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस सिस्टम में जाएं तो एनर्जी की यूनिट होती है और सेम यूनिट सीजीएस में किसके लिए हो जाएगा, वर्क के लिए। किलोवाट आर यूनिट होती है बच्चों यहाँ पर एनर्जी के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े हो। मेरे प्यारे बच्चों, सेम यूनिट यहाँ पर एनर्जी का जो भी यूनिट है वर्क डन के लिए वो सब अप्लाई हो सकता है, बिकॉज आई रिपीट वंस अगेन, वर्क डन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स में अगर रिलेशन देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास रिलेशन कुछ ऐसे मिलता है, 1 जूल या कह सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ऐसे कह लीजिए बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। यहाँ के अंदर बच्चों 1 अर्ग या यूँ कह लीजिए, ऐसे कहिए ज़्यादा बेटर रहेगा, 1 जूल दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है बच्चों, याद रखिएगा। और यहाँ के अंदर 1 किलोवाट आर दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये होता है बच्चों यहाँ पर डिफरेंट वर्क डन के लिए यूनिट जो एनर्जी के लिए थे और उसमें रिलेशन क्या होता है, ये सब लगभग आपको याद होगा। अगर कोई मिसिंग हो तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब हम वर्क डन की बात करते हैं बच्चों, जैसे आपसे सवाल किया जाए वर्क डन कितना, तो सवाल अधूरा है। वर्क डन जब भी आपसे सवाल किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसके साथ कोई ना कोई फोर्स जुड़ा रहेगा। वर्क डन बाय विच फोर्स, कौन से फोर्स के द्वारा। बॉडी पे हम जब फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट हो सकता है जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो वेरिएबल हो। बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन। अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगे, मतलब ना तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो उस पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यम मास का कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर फोर्स यूं लगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये वाले पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा केस है तो वर्क डन और फोर्स, खास बात ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों वर्क डन के लिए जो हमारा तरीका आता है, वर्क डन के लिए जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आता है वो होता है F डॉट यस।
एफ डॉट यस इन दी सेंस एफ यस कॉस थीटा। यहाँ के अंदर बच्चों ये आ जाएगा एफ यस कॉस थीटा, और यहाँ के अंदर थीटा क्या है बच्चों, एफ और यस के बीच का एंगल है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला आया है डॉट प्रोडक्ट से आया है। डॉट प्रोडक्ट लेते समय सिंपली हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं बशर्ते वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने जाओगे तो फोर्स का अगर कंपोनेंट हम डिस्प्लेसमेंट के अलांग ले लें बच्चों, तो क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। सिंपली मल्टीप्लाई करिए तो एफ कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, यस। इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा एफ यस कॉस थीटा, जो कि यहाँ के अंदर आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलांग ले लीजिए, और यहाँ पर जो भी आए यस कॉस थीटा यहाँ आएगा, यस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ कर दीजिए। तो इस बिहाफ पे बच्चों यहाँ पर वर्क डन के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता फोर्स का मैग्नीट्यूड। जिस भी फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने को बोला गया है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगाएगा उधर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हमें पता चल जाए, और उस फोर्स के मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों हमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पता चल जाएगा। सिमिलरली बच्चों इसका थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं। हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए बच्चों, और मल्टीप्लाइड बाई फोर्स कर दीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, वर्क डन। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये और ये एक ही चीज लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो क्या करना है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स विच is to be remember, work done by constant force, simply we will use the equation F dot S which will give here F S cos theta। मेरे प्यारे बच्चों, सिंपली एक्सप्रेशन वाइज हम कहेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे करके आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, और कितने भी सवाल ऐसे कांस्टेंट फोर्स के पूछे जाएं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये इक्वेशन लगा के आप निकाल सकते हो। सपोज करिए कि बच्चों एक कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है, यहाँ किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है बच्चों, और इस ब्लॉक को फोर्स एफ लगा के खींचा गया है। इस ब्लॉक को फोर्स एफ लगा के खींचा गया है, और यहाँ पर उसे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया, डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए बच्चों यस है, ये नीचे मैंने बना रखा था। यहाँ के अंदर क्या होगा, इस बॉडी का जो वेट है एम जी, बॉडी का वेट जो हमारे पास है एम जी, ये डाउनवर्ड ऐसे लगेगा, और नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा ऊपर की ओर यूं लगेगा, ये रहा नॉर्मल फोर्स। फोर्स हमने हमारे द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स इतना है, एफ है, और बच्चों जब ये बॉडी स्लाइड होगा, मान लीजिए यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आप ध्यान से देखो तो बॉडी के ऊपर इस समय 4 फोर्स, there are 4 forces which are acting over the body. First one is that the applied force capital F. Second one is that the kinetic friction force which is acting in the backward direction. And third one is the normal force which is acting along upward direction. And last one is the gravitational force mg which is acting downward। बच्चों जब यहाँ पर वर्क डन के बारे में हम बात करेंगे कि भाई वर्क डन कितना हुआ, तो यहाँ पर एक एक फोर्स के बारे में अलग अलग देखते हैं। हम कहें वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स मतलब ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया उसके लिए वर्क डन की अगर बात करें, इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सारे फोर्स यहाँ कांस्टेंट नेचर के होंगे बच्चों। इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे एफ डॉट एस, आ जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। वर्क डन हमारा मैक्सिमम आया जो कि एफ इंटू एस के बराबर हो गया। यहीं पर मैं पूछूं वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ के अंदर क्या होगा, तो इसको मैं लिखूंगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स व्हाट एवर डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास ऐसे आ गया, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसलिए इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा एफ के इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हो गया माइनस एफ के इंटू एस।
फिर अगला हमारे पास होगा बच्चों वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन, यहाँ भी क्योंकि नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट है, वी विल यूज द इक्वेशन n डॉट s एंड एज वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम दैट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड displacement are perpendicular to each other, and that is why the angle between these forces will be 90 degree, and after putting the cos 90 we will get the answer here 0। इसका मतलब बच्चों वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स यहाँ के अंदर क्या होगा 0। सिमिलर वाइज लास्ट फोर्स जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन पूछें, mg फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन पूछें तो हमारे पास हो जाएगा mg डॉट s। ओके बच्चों, और mg डॉट s का मतलब mg s दोनों के बीच में एंगल देखिए mg और s के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इनटू क्या हो गया cos 90, वर्क डन क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा किसी बॉडी पे फोर्स इस प्रकार से कहीं लग रहा हो कि डिस्प्लेसमेंट से वो 90 डिग्री एंगल बना रहा हो कहीं पर भी, तो बच्चों वहां पर उस पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा 0 होगा। यहाँ के अंदर कोई बॉडी मान लीजिए यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप क्या देखते हो बच्चों, यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है उसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यहाँ छोटा सा ऐसे लिया जाएगा कि हमेशा क्या होता परपेंडिकुलर, और इस वजह से बच्चों वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो कोई भी हो, वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आइए कुछ और केसेज इस पर देखते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे कि कोई एक व्यक्ति है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, और वो अपने सर पे कोई बोझ लादे, कोई लोड लिए हुए आगे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पूछा जाता है उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, उस व्यक्ति के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा वर्क डन कितना होगा। बच्चों ये जो पर्सन है, जो मैन है, वो अपने सर पर इस तरह से बोझ रखे हुए है बच्चों, लोड रखे हुए है। यहाँ के अंदर क्या होगा, इस लोड का जो वेट होगा mg डाउनवर्ड इसके स्कल को, इसके खोपड़ी को दबा रहा होगा mg फोर्स से, और इसका खोपड़ी इसके ऊपर बच्चों नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ दो फोर्सेस दिख रहे हैं बच्चों, लेकिन इस बॉडी का ये आदमी चल रहा है तो ये उसके साथ बच्चों ये लोड भी चल रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर को है, आगे की ओर है, कभी ये यहाँ है कभी यहाँ जाके पहुँचेगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों, अगर नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल मैं पूछूँ क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों मैं mg फोर्स और यहाँ के अंदर डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैं एंगल पूछूँ क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बना रहे तो ऐसे प्रक्रिया में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यहाँ के अंदर मैं पूछूं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी व्हाट आफ्टर s डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू n डॉट s, एंड n ये हो जाएगा बच्चों n s cos 90, दैट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों 0। अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय mg फोर्स क्या होगा, यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा mg डॉट s, mg डॉट s इन द सेंस mg s cos 90 डिग्री, रिजल्ट क्या मिला बच्चों 0 मिला। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ऐसे पर्टिकुलर केस में जब व्यक्ति बच्चों ले जा रहा था उस लोड को अपने सर पे रख के, तो व्यक्ति के ऊपर mg फोर्स डाउनवर्ड लगा और उसके खोपड़ी ने मतलब क्या, स्कल ने बच्चों ऊपर की ओर फोर्स लगाया नॉर्मल फोर्स। इट मीन्स वो फोर्स इनफैक्ट माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लगाया। तो व्यक्ति के द्वारा वर्क डन का सेंस हुआ कि व्यक्ति के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लगाया गया उसके द्वारा कितना वर्क डन होगा, और नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन यहाँ के अंदर क्या आएगा 0। इवन mg फोर्स के द्वारा वर्क डन भी क्या यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वही व्यक्ति इस तरह से कोई सीढ़ीदार जगह है, इस तरह से बच्चों एक स्टेप बना हुआ है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अगर बच्चों यहाँ पर वो व्यक्ति कोई सा है, वो अपने सर पे बोझ लेके जा रहा है, तो यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचेगा तो बच्चों यहाँ पर वर्क डन बाई, अगर इस बार नॉर्मल फोर्स पूछा जाए या वर्क डन बाई उस पर्सन के द्वारा क्या वर्क डन होगा ये पूछा जाए, तो अब आंसर बदल जाएगा। देखिए वर्क डन नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर है, नॉर्मल फोर्स ऊपर, अगर सीधे चलता तब तो कोई वर्क डन नहीं होता। नॉर्मल फोर्स जो लगाया है
ऊपर की ओर लगाया है और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल के अलांग कितना हो गया, यहाँ पर पहले था यहाँ पर पहुँचा, तो वर्टिकल के अलांग डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट एवर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ के अंदर फिलहाल व्यक्ति के द्वारा वर्क डन नॉन जीरो होगा। जैसे मान लीजिए आप अपना क्लास करने आ रहे हो, आपका क्लासरूम मान लीजिए तीसरे फ्लोर पर है, तो यहाँ सीढ़ी चढ़ के जब आप आओगे, सपोज करिए आप अपने बैग को अपने सर पे रख के ला रहे हो, तो आपके द्वारा वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स आपने ऊपर की ओर लगाया और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हुआ। बच्चों, वहीं पर आप सड़क पे चल रहे हो, रोड पे जा रहे हो और अपने बैग को सपोज करिए अपने सर पे रख के जा रहे हो, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों आपके द्वारा वर्क डन क्या होगा, जीरो। बिकॉज नॉर्मल फोर्स तो आप ऊपर की ओर बैग पे लगा रहे हो, लेकिन बैग का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल के अलांग हो रहा है। बच्चों, इस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जा रहा है और ऐसे पर्टिकुलर केसेज में वर्क डन की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर हम एक बॉडी को, एक यम मास की कोई बॉडी है, उसको लिफ्ट करते हैं, उसको ऊपर की ओर उठाते हैं। सपोज करिए बच्चों यम मास की एक बॉडी है, दिस है मास यम, एंड बच्चों यहाँ पर किसी एक लोकेशन से इसको मैं बाहर से फोर्स लगा करके ऐसे दूसरे लोकेशन में मैं लेके जा रहा हूँ, लाइक दिस, ऐसे ऐसे। यहाँ के अंदर बच्चों जब मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ले जाते समय कौन कौन से फोर्स यहाँ एक्टिव हैं। देखो, जब मैं ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, यहाँ कहीं सपोज यही ग्राउंड लेवल है या कहीं भी मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, mg फोर्स इस तरह से डाउनवर्ड लग रहा है और यहाँ से mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। ले जाते समय पूरे मोशन में mg फोर्स डाउनवर्ड लगा है और यह फोर्स अपवर्ड लगा है। बच्चों, अगर ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो, अगर ये प्रोसेस बच्चों क्वासी स्टैटिक हो, क्वासी स्टैटिक का मतलब नेट फोर्स जीरो बना रहे, तो जितना फोर्स F का मैग्नीट्यूड होगा उतना mg का मैग्नीट्यूड होगा, यानी यहाँ F इक्वल टू क्या बना रहेगा, mg बना रहेगा। और अगर ये फोर्स कांस्टेंट रखा गया है, mg तो कांस्टेंट है ही, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए यहाँ से यहाँ का हुआ है h। अब आपसे एक एक सवाल मैं करने जा रहा हूँ बच्चों, चलिए आप जवाब देते रहिएगा। यहाँ पर वर्क डन बाई mg यहाँ के अंदर क्या होगा, वर्क डन बाई mg अगर पूछा जाए तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट या mg डॉट डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट यस का मतलब यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, इंटू mg डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, cos 180 डिग्री आ जाएगा। और cos 180 डिग्री की जब वैल्यू हम लोग रखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया माइनस mgh, यानी वर्क डन बाई mg फोर्स इक्वल टू माइनस mgh। निगेटिव वर्क डन का मतलब इसने मोशन का अपोज किया होगा इस फोर्स ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स पूछा जाए तो सिंपली एफ डॉट यस करेंगे, एफ डॉट यस करेंगे, सिंपली आ जाएगा एफ यस कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि बच्चों एफ और यस, यस का मतलब यहाँ एच से है बच्चों, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और यहाँ इनके बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री। सपोज करिए प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक रहा हो बच्चों, तो यहाँ के अंदर एफ के जगह हम क्या रखेंगे, mg। मैग्नीट्यूड में एफ और mg सेम रहे होंगे। आई रिपीट वंस अगेन, उस केस में सेम होंगे जब हमारा प्रोसेस क्या रहा हो, क्वासी स्टैटिक रहा हो। mg इंटू एच इंटू कॉस 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। यहाँ के अंदर आ गया हमारे पास mgh, तो ये तब है जब f की वैल्यू mg के बराबर है। तो आप देखो, अगर मैं पूछूं टोटल वर्क डन कितना हुआ, mg के द्वारा माइनस mgh और फोर्स f के द्वारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में mgh, तो नेट वर्क डन यहाँ के अंदर अगर मिला के देखें या कह लें सभी फोर्स के द्वारा मिला के कितना वर्क डन हुआ, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। बच्चों यहाँ वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, नेट वर्क डन की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है बच्चों, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन के बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। मान लीजिए बच्चों इस बॉडी को मैं इधर से इधर ला रहा होता, इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करूं, मान लीजिए इस बॉडी को मैं यहाँ से पहले यहाँ था और यहाँ को ला रहे हैं, इस बार डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
फोर्सेज वैसे ही हैं बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गई बच्चों तो जो फोर्स पॉजिटिव जो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा था वो निगेटिव हो जाएगा, और जो वर्क डन निगेटिव आ रहा था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को अच्छी तरह से गेन कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझिए यहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन बाई फोर्स एफ, एफ हमारा अपवर्ड है और एच यानी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। इस बार हमारे पास क्या होगा, ये एंगल 0 डिग्री की बजाय क्या होगा 180 डिग्री। और यहाँ के अंदर क्वासीस्टैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन बाई फोर्स एफ होगा वो क्या हो जाएगा 0। वर्क डन बाई mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड। यहाँ जो हम 180 कर रहे थे वो क्या करेंगे 0 डिग्री करेंगे, ये हमारा आ जाएगा प्लस mgh। लेकिन नेट वर्क डन अभी भी क्या होगा 0, क्योंकि जितना हमारे पास अप्लाइड फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उतना ही क्या है पॉजिटिव वर्क डन है। और इस वजह से नेट वर्क डन की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बच्चों बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जब हमें कैलकुलेट करना होता है वर्क डन बाई ग्राफ के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है। उसमें दो एक्सेस रहेंगे, यहाँ कहीं फोर्स रहेगा, यहाँ कहीं डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और हमें वर्क डन निकालने के लिए बोला जाएगा। ग्राफ हमारा मान लो बच्चों ये वाला हमारा ग्राफ है और पूछा कि वर्क डन क्या होगा। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, वर्क डन अगर ऐसे केस में निकालना पड़ जाए, वाई एक्सिस पे फोर्स रहे और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रहे, तो ऐसे केस में वर्क डन बच्चों, अभी रिवीजन क्लास है बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं उलझाएंगे, वर्क डन ये वाले एरिया के बराबर होगा। यहाँ पर जितना भी शेडेड एरिया की वैल्यू है, यहाँ पर बच्चों शेडेड एरिया जो भी हमारे पास है यही हमारा वर्क डन के क्या होगा बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ वर्क डन इक्वल टू शेडेड एरिया हो जाएगा, छायांकित भाग जो है वही हमारा वर्क डन के बराबर होगा। अब ये कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव। अभी तो इस क्वाड्रेंट में जब हम हैं बच्चों तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है और फोर्स भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही रही होगी, और वर्क डन यहाँ के अंदर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। मान लीजिए यही ग्राफ हमारा यहाँ के अंदर बना होता इस तरह से, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस है, ये फोर्स की एक्सिस है, ग्राफ हमारा ऐसे कहीं जा रहा होता तो इस बार वर्क डन जो होता ये वाले एरिया के बराबर आता, लेकिन इस बार वर्क डन कैसा होता निगेटिव होता। तो ध्यान रहे अगर दोनों पॉजिटिव है वर्क डन कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, दोनों में से एक कोई पॉजिटिव हो अगला निगेटिव हो, वर्क डन कैसा आ जाएगा निगेटिव। बशर्ते कितना मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बच्चों उस ग्राफ और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में स्वेप्ट आउट होने वाले एरिया के बराबर होगा। ये जो फोर्स मैंने दिखाया बच्चों देखिए कांस्टेंट है, मे बी ये फोर्स हमारा कैसा हो वेरिएबल हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से एक्सिस वाइज मैंने बना दिए। मान लो ये हमारा जो ग्राफ जा रहा है इसके बीच में वो कुछ इस प्रकार से जा रहा हो, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों क्या होगा, ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारा जो एरिया होगा दिस होल एरिया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में स्वेप्ट आउट होने वाला जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन इक्वल टू शेडेड एरिया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब चाहे कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात की जाए, चाहे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात की जाए, एक ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट सबके लिए लागू है। और जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो साइन का ध्यान रखिएगा, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां पर हमारा ग्राफ दिया है दोनों पॉजिटिव हैं, यस, तो बच्चों ऐसे केस में वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव होगा, मींस एनर्जी सप्लाई की गई होगी फोर्स के द्वारा। और अगर इस तरह का कोई केस है, देखिए यहाँ पर कैसा फोर्स निगेटिव है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यहाँ के अंदर वर्क डन कैसा आ जाएगा निगेटिव। और ऐसा ही कोई ग्राफ मान लीजिए हमारा वेरिएबल वाले फोर्स के लिए हो, ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया बच्चों फोर्स, और यहाँ पर ये कोई ग्राफ हमारा जा रहा है, फोर्स निगेटिव है और वेरिएबल है। इस बार वर्क डन हमारा ये वाले शेडेड एरिया के बराबर आएगा, बट कैसा आएगा निगेटिव आएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसे कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आइए देखते हैं ये क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं बच्चों।
एक ऐसा फोर्स किसी बॉडी पे इस प्रकार से फोर्स लगे बच्चों जिसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में लॉस ना हो। मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी उसकी कंजर्व बनी रहे, फोर्स लगे लेकिन उस फोर्स के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कोई लॉस ना हो। काइनेटिक एनर्जी अकेला बदल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बदल सकता है बच्चों, लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या बना रहे सेम। अगर किसी बॉडी पे इस प्रकार से फोर्स लगे, एक फोर्स दो फोर्स जितने भी हों, कहने का मतलब फोर्स इस प्रकार से लगे कि उस फोर्स के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन ना कराया जाए, ऐसे फोर्स को बच्चों हम कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ के अंदर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई गई किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, यहाँ से यहाँ ले जाई गई रास्ता नंबर 1 से। यहाँ पर बच्चों दूसरे कंजर्वेटिव उसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा मान लीजिए उतना ही फोर्स लगा के बॉडी को हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हम लेके गए। यहाँ के अंदर बच्चों फिर पाथ नंबर 2 इसको कह देते हैं, बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके गए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ लेके गए, यहाँ से यहाँ, पाथ अलग अलग है बट यूँ सपोज करिए फोर्स का जो ये वाला हमारा कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के अलांग वो सेम बना रहे, तो ऐसे केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सभी पाथ के लिए सेम आएगी। चाहे पाथ 1 में वर्क डन पूछें, पाथ 2 के अलांग वर्क डन पूछें, पाथ 3 के अलांग वर्क डन पूछें, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर पाथ भले ही अलग अलग है लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम सेम है। बच्चों वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। दूसरी खास बात, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चलो आप समझ गए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात जो हम यहाँ बताने जा रहे थे बच्चों, यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई लॉस नहीं कराया जाता है। और यहाँ के अंदर बच्चों मान लीजिए कोई बॉडी इस तरह से फेंका गया कहीं और यहाँ पर लौट के फिर ये वापस आ रहा है, तो जब यहाँ जितनी वेलोसिटी से गया था, जितनी स्पीड से, जब उसी जगह पर आपको ये पता है जब लौट कर वापस आता है फिर से वही स्पीड वो गेन कर लेता है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी स्पीड थी फिर उसी लोकेशन पर लौट के आया, वही स्पीड गेन कर लिया। जाते समय या आते समय बॉडी पे कौन सा फोर्स लगा था, आई थिंक कि आपको पता हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई लॉस नहीं कराया जाता है। काइनेटिक बदल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बदल सकता है, लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी देखो, यहाँ के अंदर जिस पॉइंट से चला था वो कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया, जितनी काइनेटिक एनर्जी से उसको भेजा गया था, क्योंकि स्पीड वही रिपीट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी फिर से उतना ही वो पा जाएगा। सपोज करिए अपवर्ड जर्नी में कभी बॉडी इस पर्टिकुलर पोजीशन से होकर के जा रहा था, तो जब उसी लोकेशन पर वो लौट के आएगा आते समय, तो सपोज करिए यहाँ पर बच्चों वो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो जब लौट के आएगा उसी पॉइंट को फिर पार करेगा, फिर से उसकी स्पीड आइडियल कंडीशन में 2 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन देखा जाए तो अगर कोई एक लूप बन रहा हो, बॉडी रिपीट कर रहा हो पाथ को, तो बच्चों यहाँ पर लूप बनने के दौरान किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब दोबारा रिपीट होगा वही पार्टिकल वही बॉडी, तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले उस पॉइंट पर थी उतनी काइनेटिक एनर्जी फिर से ला दी जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके देखें लूप के केस में तो क्या होगा, 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यहाँ के अंदर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके ऊपर बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से अगर लग रहा है तो यहाँ पर कहीं भी जाकर के देखेंगे बच्चों, फिलहाल ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है,
और इसका नेचर कंजर्वेटिव है। यहाँ पर बच्चों कहीं भी 2 पॉइंट पर आप जाके इसी पॉइंट पर फिर ये लौट के आएगा, फिर से उतनी ही स्पीड है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन क्या हो गया, 0। तो 3 बातें कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपको याद रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है बच्चों, तो उसके टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दी सेंस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी खास बात जो आपको याद रखनी है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा बच्चों वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर कोई बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लगे और बॉडी एक लूप बनाए मतलब फिर से उसी पॉइंट पर वापस आए, तो लूप के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को अगर ले लें, तो जितना बच्चों जाते समय पहले काइनेटिक एनर्जी था, लौट के फिर उसी लोकेशन को जब रिपीट करेगी बॉडी, फिर से उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वो रीगेन कर लेगी। यानी लूप के केस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 परिस्थितियों में काइनेटिक एनर्जी का जो अंतर होगा वो 0 आएगा बाई कंजर्वेटिव फोर्स, अगर बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो। इसके अलावा बच्चों दूसरा फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों पाथ इंडिपेंडेंट होता था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा पाथ डिपेंडेंट होगा। यहाँ के अंदर बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई लॉस नहीं कराया जा रहा था, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा लॉस कराया जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो था कंप्लीट लूप में, अगर ये बताना मैं भूल गया था, कंप्लीट लूप की अगर बात करें तो जहाँ से चला था वहीं फिर वापस अगर आ जाएगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। For a complete round trip, work done by conservative force will always be 0. But for in case of non-conservative force, in complete round trip, work done by non-conservative force will never be 0. कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों ये बातें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ सवाल उठा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा सर? कुछ एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपके सामने दिए। अगर बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ के अंदर हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जिसको हम लिखते हैं। हमारे पास हो गया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमारे पास हो गया यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई भी सेंट्रल फोर्स कोई भी हो बच्चों, स्प्रिंग में लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ के अंदर बच्चों ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया बच्चों, सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया या सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये सारे फोर्स का नेचर कैसा होता, कंजर्वेटिव होता है। मैक्सिमम फोर्स जो हम लोग जानते हैं बच्चों कंजर्वेटिव ही होता है। यहाँ नॉन कंजर्वेटिव और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ के सबसे मेन एग्जाम्पल जो इसका है वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ के अंदर बच्चों हो गया ड्रैग फोर्स जब किसी बॉडी को कहीं पे घसीटा जाए, ये भी फ्रिक्शन जैसा फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स हो गया। एयर रेजिस्टेंस हो गया, एयर रेजिस्टेंस भी एक फोर्स होता है जो फ्रिक्शन से ही रिजेंबल करता है बच्चों, ये नॉन कंजर्वेटिव हो गया। इसके अलावा बच्चों हिस्ट्रेसिस एक फोर्स होता है, हिस्ट्रेसिस। यहाँ के अंदर बच्चों जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के केस में कंसीडर किया जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके अलावा बच्चों विस्कस फोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, विस्कस फोर्स, ये भी कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। फिलहाल इसकी मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं।